हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज है 27 फ़ैब। पहला जो आर्टिकल होगा वो हम लोग ग्रीन, जो ये गोल्ड कार्ड है, अभी ट्रंप ने हाल ही में अनाउंस किया, इसके बारे में डिटेल मैनर में समझेंगे कि $5 मिलियन दो और गोल्ड कार्ड ले जाओ। इससे क्या बेनिफिट है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे इससे हम लोग इसको डिटेल मैनर में समझेंगे। देन पंचपति, आपने पंचायत सीरीज़ तो देखा ही होगा। ये सरपंच होती है, रिंकिया की मम्मी, रिंकिया के पापा ये रहे। तो रिंकिया की मम्मी कोई भी डिसीज़न नहीं ले लेती है, बल्कि रिंकिया के पापा डिसीज़न लेते हैं और इन्हीं का डिसीज़न आखिर में माना जाता है। ये एक तरीके से रबर स्टैंप है, मेजर डिसीजन रिंकिया के पापा ही ले रहे हैं। तो इसको डिटेल मैनर में समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, कमेटी फॉर्म की थी कि इसको कैसे टैकल करना है। तो उस कमेटी ने कुछ पॉइंट्स दिए, हाई बताया है कि क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो इन चीज़ों को रोकने के लिए। डिलिमिटेशन पे फिर से आज आर्टिकल है, वही तमिलनाडु ने एक का जो कंसर्न था उसको लेके शाह ने बोला है, अमित शाह जी ने बोला है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो सीटें हैं आपकी, जो 39 सीटें है तमिलनाडु में, वो सीट कम नहीं होगी डिलिमिटेशन आने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है गोल्ड कार्ड। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, हाल ही में ट्रंप ने इसको अनाउंस किया है। गोल्ड कार्ड है क्या? गोल्ड कार्ड वीज़ा ये है क्या? 5 मिलियन डॉलर लेके आइए और गोल्ड कार्ड ले जाइए, जिसको आप लोग कई बार ग्रीन कार्ड के भी नाम से जानते हो। इसमें होता क्या था, ग्रीन कार्ड वाले फंडे में EB-5 वीज़ा हुआ करता था। इसमें अमेरिका में ये बोला जाता था कि आप आइए अमेरिका में 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करिए, हमारे स्टॉक मार्केट में लगा दो, हमारा कुछ भी, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी खरीद लो 8 करोड़ में, या फिर गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लो, हम आपको ग्रीन कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। ट्रंप आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई साहब 8 करोड़ बहुत कम अमाउंट होता है, 8 करोड़ में आप अमेरिका का सिटीजनशिप दे रहे हो, इसे बढ़ा दो। तो उन्होंने बोला कि इसको बढ़ा करके $5 मिलियन कर दो, एक अच्छा फिगर कर दो। ठीक है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लगभग आपका पड़ जाता है 43 करोड़ रुपीज़, 43 के अराउंड पड़ जाता है। इतने करोड़ रुपए दीजिए और अमेरिका का सिटीजनशिप पा लीजिए, ये वीज़ा पा लीजिए ईजिली। और EB-5 में जितनी फैसिलिटीज़ मिलती थी उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम आपको गोल्ड कार्ड वीज़ा में देंगे। तो ये स्कीम लाने की क्या ज़रूरत है? या फिर आज के डेट में आप देख रहे हो डॉज लॉन्च किया हुआ है, जिसे मस्क रन कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर जिस जिस कंट्रीज़ में ये लोग डोनेशन कर रहे थे, एड्स प्रोवाइड कर रहे थे, US एड, उन सबको कट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में लगभग $36 ट्रिलियन का डेप्ट है अमेरिका के ऊपर। तो इसे कम करना है, तो इसीलिए डॉज और ये स्कीम लेके आया जा रहा है। समझिए, $5 मिलियन लगभग 70 लाख रुपए, 70 लाख लोग अगर देंगे मतलब $5 मिलियन 70 लाख रुपए लोग देंगे, तब जाके करके ये फिगर को कवर किया जा सकता है। 70 लाख लोग बहुत बड़ा फिगर है। बट इनका मेन मोटिव यही है कि ये जो $36 ट्रिलियन का ये जो फिगर है डेप्ट का, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके। तो अब प्रॉब्लम किसके लिए हो जा रहा है? प्रॉब्लम आ रही है इंडिया और चाइना के लिए। चाइना एंड इंडिया के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है ये स्कीम। क्यों? सबसे पहले तो अगर लिस्ट देखा जाए वर्ल्ड के कितने मिलेनियर्स है, तो सेकंड नंबर पे चाइना आता है। ठीक है, लगभग 60 लाख मिलेनियर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट ईयर 2024 में इनमें से लगभग 15,200 लोगों ने US का ये ग्रीन कार्ड, जो EB-5 वाला स्कीम है, इसके अंदर ग्रीन कार्ड ले लिया। ठीक है, मतलब कि वही 8 करोड़ रुपए डाल करके। इंडिया का देखा जाए तो इंडिया 8th या 9th नंबर पे आता है। ठीक है, एक बार ये फिगर देख लीजिएगा, 8 या 9 नंबर पे आता है इंडिया। यहाँ पे आज के डेट में 8 या 9 लाख लोग मिलेनियर्स हैं इंडिया में। इसमें से इतने कम फिगर में से भी पिछले साल 4,300 लोगों ने EB-5 वीज़ा के अंदर वहाँ पे ग्रीन कार्ड ले लिया। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अमेरिका का जो प्लान है वो ऐसा है कि $5 मिलियन में, यानी कि 43 करोड़ रुपए में आप हमसे गोल्ड कार्ड ले लो। बट प्रॉब्लम इनके लिए एक और है, UAE।
ये बोलता है कि आप हमारे यहाँ पे 4 या 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें यूएई में, हम आपको गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। ये भी गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड कर देते 4-5 करोड़ में ही। तो कोई क्यों जाना चाहेगा अमेरिका में? दूसरा रीज़न है कि काफ़ी सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं जो कि सिमिलर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, और यही सेम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और अमेरिका का कहाँ 43 करोड़ रुपए है। तो देखने वाला होगा कि आने वाले टाइम पे ये कैसे इसका ग्रोथ होता है, क्या आगे डेवलपमेंट्स होते हैं। आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है पंचायत में जो वुमेन के लिए कोटाज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसका मिसयूज़ हो रहा है। कैसे मिसयूज़ हो रहा है? आपने पंचायत राज देखा होगा आपने पंचायत राज देखा होगा, उसमें क्या होता है, रिंकिया के पापा मेजर डिसीजन लेते हैं, उनकी वुमेन, उनकी जो वाइफ है, सॉरी, उनकी जो वाइफ है, जो पंच है, वो उसको बस आगे पास कर देती है, और वो जहाँ जहाँ जाती है उनके हस्बैंड उनके साथ साथ चलते रहते हैं। इवन उसमें एक सीन भी है उस सीरीज़ में, जब उनका जो बैनर लग रहा होता है, पोस्टर लग रहा होता है, उनकी वाइफ का लग रहा होता है, उसके जस्ट बगल में उनके हस्बैंड का भी लगा होता है। ठीक है? तो ये पंचपति वाला कॉन्सेप्ट है, वो रियल लाइफ में भी है। उसी से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने कोटाज तो प्रोवाइड कर दिया, बट आज भी जो डिसीजन है वो कोई ना कोई उनकी फैमिली में जो भी मेल डोमिनेटेड पर्सन है वही ले रहा है। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल पूरा डिस्कस कर रहा है। अब बात करते हैं बेसिक्स की। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, इसमें लगभग 1/3 सीटें रिजर्व करने की बात करते हैं, कोटा प्रोवाइड करने की बात करते हैं महिलाओं को, यानी कि 33%। तो ये बात होती है। तो आज के डेट में लगभग 50% कोटा महिलाओं को मिल रहा है। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, लगभग इंडिया में 21 स्टेट्स है और 2 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे ये चीज़ अप्लाई की गई है। आज के डेट में अगर फिगर देखें, 46.6% जो सीटें हैं पंचायत की, वो आज की डेट में महिलाओं के पास है। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम ये है कि ये वहाँ पे देखने के लिए तो महिलाएं है, एक तरीके से रबर स्टैंप है, बट जो मेजर डिसीजन है उनके आज भी उनके हस्बैंड ले रहे हैं, या फिर उनके फैमिली में जो भी मेल डोमिनेटेड पर्सन है वो ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि देखो, रोटेशनल बेसिस पे मिलता है उनको कोटा, मतलब कि 1 2 3 4 5 5 विलेजेस है। तो इस बार यहाँ कोटा मिलेगा महिलाओं को, नेक्स्ट ईयर यहाँ से हट जाएगा ये कोटा, यहाँ पे मिलेगा, फिर उसके अगले साल यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये कोटा हट जाएगा। तो क्या होता है ना कि मतलब कि 5-5 साल के लिए मिलता है, मतलब कि कई स्टेट पे 10 साल के लिए भी है, कि 1 साल महिला रही वहाँ पे कोटा लगा था, 5 साल बाद जब उसका टेन्योर ख़त्म हो रहा है तब वहाँ पर कोई, मतलब कि नॉर्मल वे में वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे पंचायत के। कई स्टेट में 10 साल का कोटा लगता महिलाओं को मिलता है, 10 साल के लिए, मतलब कि 2 टेन्योर के लिए उसको मिल जाता है ये सीट सेफ, मतलब 2 साल वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिला ही लड़ सकती है पंचायत का चुनाव। ये प्रॉब्लम निकल के आ रही थी। ऐसा क्यों है, रोटेशन सिस्टम क्यों दिया गया? ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 14 हमारे संविधान में, राइट टू इक्वालिटी, तो उसको मेंटेन करना था, इसलिए ये चीज़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, ये जो प्रॉक्सी रूल है, जो ये आर्टिकल भी डिस्कस कर रहा है, ये जो प्रॉक्सी रूल है इसको हटाने के लिए क्या किया जाए। तो इसने बोला, जो पंचायत राज मिनिस्ट्री है उसको बोला कि एक कमेटी अपॉइंट करो आप, जो कि हमें ये बताएगा कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो इसने हाल ही में रिपोर्ट अपनी सबमिट किया, उसमें बोला गया है, पहला पॉइंट कि यार कम से कम 12th पास तो होना चाहिए महिला को। देन बोला गया कि अब कुछ इलाकों में वुमेन कोटा को एक्सक्लूसिव रख दो, मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ सकती है, इस तरीके से कर दो। और जो ये ओथ लेते हैं, ठीक है, जो भी ये महिलाएं ओथ लेती है वो आप पब्लिक एरिया में कर दो। जैसे कोई सीएम बनता है कहीं पे, तो देखते हो ना कितने ग्रैंड लेवल पे बनता है, वहाँ पे लोग जाते हैं उसको देखते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर बूस्ट अप करेगी। तो ये बोला गया। फिर बोला गया कि हेल्पलाइन प्रोवाइड करो इनके लिए, एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर दो कि यहाँ पे अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम्स हो, या फिर उनके हस्बैंड उनको कोई डिसीजन लेने से रोक रहे हैं, तो यहाँ पे वो अपने लिए बात कर सके। फिर भी कुछ ना हो पाए तो एक वॉच डॉग कमेटी बना दो, वॉच डॉग कमेटी फॉर्म कर दो। ये
जाके देखेगी डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में कि काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, या फिर वो कोई प्रॉक्सी आदमी उसके बदले में डिसीजन ले रहा है क्या, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि सबको पता रहता है कि विसल ब्लोअर को मोटिवेट करो। विसल ब्लोअर वही होगा कि भाई इसको रिवॉर्ड देने की बात कर रहे हैं। विसल ब्लोअर वही है कि भाई जो, जैसे कि मैं हूँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फिर मैं जिस गांव से हूँ वहाँ पे देख रहा हूँ कि जो महिला सरपंच है उसके बदले में उनके हस्बैंड डिसीजन ले रहे हैं, वो सारा डिसीजन ले रहे हैं, वो पंचायत में आ रहे हैं, उनकी महिला पंचायत में आ ही नहीं रही, जो मेजर डिसीजन वहाँ पे जो लिए जा रहे हैं उनके हस्बैंड ले रहे हैं। तो उसका एक वीडियो बना करके मैं ये वॉच डॉग को या फिर ये पंचायत राज मिनिस्ट्री में सेंड कर दूं कि देखो भाई ये क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें सजेस्ट किया गया है। ये जो कमेटी फॉर्म की गई थी पंचायत राज मिनिस्ट्री द्वारा। आई होप आपको इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो समझ में आ गया होगा। तो मेंस में क्या पूछा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि क्या चैलेंजेस आज की डेट में ये लोग फेस कर रहे हैं, कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे बताया गया, इस कमेटी का नाम दीजिएगा और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आज का फ्रंट पेज में न्यूज़ आया हुआ है कि जो एम के स्टैनली है तमिलनाडु के सीएम, इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग रखी है जो भी साउथ के स्टेट्स हैं उन लोगों के बीच में। रीज़न है डिलिमिटेशन। ठीक है, ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल मैनर में समझे कि इन्होंने क्या बात की, इस बारे में बात कर लेते हैं कि अभी आज के डेट में तमिलनाडु की सीटें हैं 39। तो इनका मानना है कि अगर नया डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा तो ये 39 से सीटें गिर के 30 31 ऐसे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीज़न क्या है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये कंस्टिट्यूएंसी डिवाइड करती है और सीटें अलोकेट करती है हर स्टेट के लिए। तो तमिलनाडु का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुआ है पिछले कुछ टाइम में, और जो भी नॉर्थ के स्टेट है वहाँ पे बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन। तो जो यूपी के जो सीटें है जो 80 है, वो इसके बाद और इंक्रीज हो जाएगी, और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में ये और इंक्रीज हो जाएगा, इनकी सीटें गिर जाएगी। साथ ही साथ ये सारा प्रॉब्लम साउथ का है। ठीक है, साउथ में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम ये बता रहे हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को जीएस पेपर 2 से पॉलिटी से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट क्या है, ये 4 बार आ चुका है। आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 क्या है, ये आपका एमपी से डील करता है, ये एमएलए से डील करता है। आर्टिकल 82 क्या कहता है ये जान लेते हैं कि जो भी डिलिमिटेशन एक्ट होगा वो पार्लियामेंट में आपको पेश करना होगा। ठीक है, पार्लियामेंट में पेश करना होगा। देन डिलिमिटेशन, जब भी कोई भी सेंसस होता है, ठीक है, लास्ट टाइम कब हुआ था, 2011 में होता है, इसके बाद 2021 में होने वाला था बट कोविड के कारण नहीं हुआ। जैसे ये सेंसस होता है इसके तुरंत बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 82 डिसाइड करता है। सिमिलरली आप एमएलए के लिए भी 170 से कनेक्ट कर सकते हो। मीन्स में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, नीड क्या है डिलिमिटेशन की, ठीक है, और करंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है ये डिलिमिटेशन से रिलेटेड। तो अभी हम लोग उसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। स्लाइड चेंज करते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं प्रॉपर वे में कि डिलिमिटेशन होता क्या है और ये किस बेसिस पे सीटें अलोकेट करती है। तो सबसे पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन आया था 1952 में आया था। ठीक, अब 4 बार आ चुका है। 1952 में आया था, 1963 में आया था, 1973 में आया था, फिर 2002 में आया था। तो इस समय क्या हुआ था, सेंसस आया, उसी के तुरंत बाद इलेक्शंस हो गए 1952 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट बन गया। 1962 में सेंसस हुआ और उसके एक साल बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आ गया 1963 में। देन सिमिलर केस 1972 में सेंसस हुआ, 1973 में डिलिमिटेशन एक्ट आ गया। तो ये सिंपलर चलता आया, बट 1973 में एक चीज़ चेंज हो गई। ठीक है, 1973 में एक चेंजेस आई, यहाँ पे आया 42nd अमेंडमेंट। इसमें ये कहा गया कि कई स्टेट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, कईयों की डिक्रीज हो रही थी। तो इन्होंने ये कह दिया कि अब सीटें फ्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, अब सीटों को फ्रीज कर देते हैं, मतलब जो 543 का फिगर है इसे फ्रीज कर दिया गया कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब इतनी ही सीटों पे जो भी इलेक्शंस होगा वो लड़ा जाएगा।
देन 2002 में आता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, इसमें एक चेंज कर देते हैं कि चलो सीटें जो 543 आपने बोला वो रखते हैं, बट जो बाउंड्री है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज है, इसे हम लोग रीएडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है, रीएडजस्ट करते रहेंगे। तो ये आ गया और बोला गया ये उस वक्त तक चलेगा, मतलब कि 25 ईयर तक ये चलता रहेगा। यानी कि अब 2026 में इसको चेंज करने के बाद बारे में बात की गई है कि ये जो फिगर है इसे अब चेंज करने की बात की जा रही है। तो इसी को लेके जो साउथ के स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। अब थोड़ा सा डीलिमिटेशन की पावर्स को समझ लेते हैं। जो भी डीलिमिटेशन कमीशन होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऑर्डर के खिलाफ कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते हैं। देन ये जो ऑर्डर है लोकसभा में जाएगा, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, बट यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती है कि लोकसभा में गया तो मॉडिफाई कर देंगे वो लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स की। इसके जो चेयर पर्सन होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक। देन इसमें आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं आपके। देन स्टेट, जो भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स बैठते हैं। तो ये 3 मेंबर्स की बॉडी है, ये याद रखिएगा। बेसिक सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखिएगा कि आज तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। कब कब? 1952, 1950 सॉरी 63, 1973, 2002। 1973 में अमेंडमेंट आया था 42 वाला, जिसमें सीट को फ्रीज कर दिया गया था। 2002 में 84th अमेंडमेंट आया था, जिसमें बोला गया कि चलो सीटें जो 543 का फिगर है उसे रखते हैं, बट जो बाउंड्री है उसे एडजस्ट करते रहेंगे, मतलब कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसे चेंज करते रहेंगे।